हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें आज हम आगे चर्चा करेंगे। कल हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स that take part in photosynthesis and their function, structure, वो सब डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे प्रकाश के बारे में, कि लाइट, देन फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर हमारा वही है, फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस में कल हमने जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है प्रकाश। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। तो लाइट के बारे में आज हम थोड़ा जिक्र करते हैं कि व्हाट इज लाइट। इसको हम प्रकाश कहते हैं। आखिर ये प्रकाश है क्या? कितना प्रकाश आता है, कितना जाता है, कितना पौधे यूज करते हैं, कितना निकल जाता है एनवायरनमेंट में। तो देखो, प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है, उस प्रकाश में से अधिकतम मात्रा तो जो एनवायरनमेंट है उसी में रह जाती है। ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परतें, धूल के कण, एनीथिंग एल्स उस प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। और जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसका भी अलग अलग तरह से बंटवारा होता है। तो बेसिकली अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है, जो हम जिसको पेड़ पौधे यूज करते हैं, या जो टोटल प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे इधर जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, यानी कि लगभग 0.0 नैनोमीटर की होती है, वे किरणें, इन्हें नाम देते हैं हम कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। उसके बाद होती है गामा किरणें, इनका 0.01 नैनोमीटर की रेंज है, गामा रेज। देन लगभग 10 या 1 नैनोमीटर की रेंज जिनकी है, तो 10 नैनोमीटर की रेंज एक्स रेज। उसके बाद 10 से और ये लगभग 390 नैनोमीटर तक ये यूवी रेज। उसके बाद 390 से और लगभग 760 तक ये, इसको हम कहते हैं दृश्यमान प्रकाश, विजिबल लाइट, जिसे हम देखते हैं। और इससे आगे की तरफ जो है वो है इंफ्रारेड, जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे चार्जर से निकला, जो रिमोट कंट्रोल होता है उससे निकलने वाली तरंग है।
अब अगर हम इसको देखें तो यहां से लेकर के और यहां आगे तक जितनी भी, तो यहां से अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो यहां इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी यहां पर ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी। ऐसे ही अगर आप यहां देखेंगे तो जो लैम्बडा, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ यहां पर कम होती है, और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगी। तो आवृत्ति, वेवलेंथ और एनर्जी का एक सीधा सीधा रिलेशन होता है कि आवृत्ति अगर ज्यादा है, यहां पर आवृत्ति मतलब म्यू ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए आवृत्ति ज्यादा है तो जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होगी। इसका मतलब है कि एनर्जी अगर ज्यादा है तो भी तरंग दैर्ध्य कम होगी। वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कहाँ ज्यादा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंट से आ रही है या ऊपर से आ रहा है तो ज्यादा है कम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इन तीन चीजों का याद रखना है जो हमको फोटोसिंथेसिस में ज्यादा काम में आने वाली है, थोड़ा समझना है कि अगर आवृत्ति ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो आवृत्ति ज्यादा है या आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। एनर्जी का भी एक सिस्टम है कि अगर आवृत्ति ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है कि एनर्जी भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे क्रम में है। अब अगर आप देखें, आगे चलने हो थोड़ा सा, तो पाएंगे कि जो विजिबल लाइट, देखो ये इन किरणों की, यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो यहां तक की जो किरणें होती हैं ये लगभग एनवायरमेंट के द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है, चाहे भले ही इनकी आवृत्ति कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, यहां तक की किरण। तो देखो एक्स, अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं तो एक्स किरणों की बात करें तो देखो हमने कभी एक्सरे करवाया हो तो देखो एक्सरे जो है वो शरीर के आर पार हो जाती है। क्या ये जो विजिबल लाइट जिस प्रकाश में हम रहते हैं, क्या ये आर पार होती है? ये नहीं होती है। एक्सरे आर पार हो जाती है क्योंकि इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा है, इनकी आवृत्ति, एनर्जी, वेग इतना ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम है कि ये शरीर से आर पार निकल जाती है, और फिल्म पर हमको उसका जो जिस रीजन का भी हम एक्सरे करना चाहते हैं उसकी फिल्म हमारे पास बन के आ जाती है। अगर एक बाल की बराबर भी कहीं से क्रैक आया है तो उस क्रैक में से भी ये किरणें बाहर निकल जाती हैं और क्षण मात्र के लिए दी जाती हैं। और ये जो किरणें होती है इधर वाली, ये सब सेल के लिए या पादपों के लिए या मानव जाति के लिए या सब किसी भी जाति के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। हम बेसिकली बात करेंगे अपनी विजिबल लाइट की, हमें और किसी लाइट से कोई मतलब नहीं है, हम बात करेंगे केवल विजिबल लाइट। तो ये अपना विजिबल लाइट का एक एरिया है, इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है यहाँ पर। इससे हम जानते हैं कि भाई ये वी आई बी जी वाई ओ और आर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इससे पहले यहां से हम बात किया था भाई, यहां से इससे पहले यानी कि यहां थी 390, ठीक है। तो 390 से आगे यानी कि 390 नैनोमीटर है, 390 नैनोमीटर से आगे अगर हम जाएंगे तो आएगी विजिबल लाइट।
तो 390 से और लगभग 430 तक होती है वायलेट, लगभग 470 तक होती है इंडिगो, लगभग 500 तक होती है ग्रीन, लगभग 500 तक होती है ब्लू, 550 तक होती है ग्रीन, 600 तक होती है येलो, 600 तक होती है येलो, 650 तक होती है ऑरेंज, और ये 700 और 700 से ऊपर जाएंगे तो लगभग 760 तक होती है रेड। ये नैनोमीटर है। तो इस तरह से कुल 7 रंगों में हमारा जो विजिबल लाइट है वो दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखें 7 रंगों में दिखाई देता है। अगर हम किसी निकोल प्रिज्म से, ये मान लीजिए निकोल प्रिज्म है, इस निकोल प्रिज्म से हम किसी दृश्यमान प्रकाश को गुजारते हैं, ये अपना विजिबल लाइट है। तो यही दृश्यमान प्रकाश जब इसमें से बाहर निकलता है तो फिर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 भागों में दिखाई देता है, विभक्त दिखाई देता है। लेकिन ये जो 7 भाग है ना, ये आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो एक पट्टी ये चलेगी वायलेट की, ये चलेगी इंडिगो की, ये चलेगी ब्लू की। जिस तरह से रेनबो बनता है सेम टू सेम बिल्कुल वही रेनबो यहाँ पर बनता है। यहाँ भी आपको ये 7 रंगों में इनके 7 पट्टियों के रूप में अलग अलग दिखाई देता है। ये 7 पट्टियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की होती है, इसलिए हमको वो अलग अलग तरह का मतलब एक अजीब ही एक अच्छा मनमोहक लगने लगता है। इसको पानी के या किसी बुलबुले के अंदर से भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली रेनबो बनने का कारण भी कि बुलबुले पर जब पानी की बूंद पर, जब से ये पानी की बूंद है और बारिश के बनने के बाद हमेशा प्रकाश की उल्टी दिशा में, जिधर से सूर्य निकलता है उसके विपरीत बनेगा, तो जिधर सूर्य चमक रहा है उसके विपरीत बनेगा। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं इन बारिश की बूंदों पर, क्योंकि बारिश के बाद एनवायरनमेंट में पानी की बूंदें होती हैं, तो जैसे ही प्रकाश की किरणें इन पानी की बूंदों पर पड़ती हैं तो ये जो है ये 42 इनका वो तो हो जाता है भाई, पानी की बूंदों से इसका जो विवर्तन है, क्या कहते हैं उसको, परावर्तन है, वो तो हो जाता है। ठीक है, इससे ये 42 डिग्री पर लौटता है, 42 डिग्री। तो प्रत्येक किरण जो 42 डिग्री पर लौटती है और प्रत्येक बारिश की बूंद से लौटती है। तो इस तरह से वो आपको ऐसे दिखाई, मतलब मुड़ता हुआ चला जाता है, ऐसे इधर से मुड़ेगा और ये ऐसे आपस में जुड़ जाता है, तो हमको ऐसे दिखाई देता है, न कि सीधा, क्योंकि इसमें एक मुड़ाव है, एक कोण है 42 डिग्री का। प्रत्येक किरण यहाँ पर 42 डिग्री से मुड़ेगी और प्रत्येक बूंद से मुड़ेगी। जब मुड़ती है तो फिर वो इस तरह से झुकती हुई चली जाती है, आप इधर से भी होगी और उधर से भी। जब प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, जब प्रकाश आता है तो उस प्रकाश में कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, हमको एक सफेद व्हाइट प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब इस प्रकाश को हम इस तरह से गुजारते हैं तो आपको ये 7 रंगों में दिखाई देता है, विभक्त दिखाई देता है। जब ये, अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्रकाश है लाइट, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम कह रहे हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश तरंग और कण दोनों रूप में गति करता है, यानी कि ये तरंग रूप में भी चल सकता है और ये कण रूप में भी चल सकता है।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जब ये हैं तो इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अगर हम देखें तो देखो ना तो विद्युत में रंग होता है और ना ही चुंबक में रंग होता है। क्या कभी कहीं से लाइट जा रही है तो क्या उसके आसपास आपने कभी रंग बनते देखा है? या फिर आपने कभी चुंबक को यूज किया है तो क्या चुंबक के इर्द गिर्द कभी रंग बनते देखा है? नहीं, कभी नहीं होता। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत में रंग नहीं होता, चुंबक में रंग नहीं होता, फिर आखिर प्रकाश में रंग होता कहाँ है? तो देखो एक्चुअली क्या है कि जब प्रकाश की किरणें हमारी रेटिना पर पड़ती हैं तो वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होती है। तो रेटिना पर भी एक आवेश उत्पन्न होता है उस अलग तरंगदैर्घ्य से। तो उस तरंगदैर्घ्य के अनुरूप फिर हमारे माइंड से, जो हमारा मस्तिष्क है, वहां से उस तरंगदैर्घ्य के कलर की पहचान होती है। तो रंग प्रकाश में नहीं होता, रंग हमारे दिमाग में होता है। क्योंकि अगर प्रकाश में रंग होता तो आपको विद्युत में भी रंग दिखाई देता और चुंबक में भी रंग दिखाई देता। तो आने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त दिखाई नहीं देता, 7 रंगों में विभक्त दिखाई देता अलग अलग, अगर उसमें रंग होता तो। जबकि रंग कहाँ पर है? रंग है तरंगदैर्घ्यों में, इनमें। और इन्हीं तरंगदैर्घ्यों की किरणें जब हमारी आंखों पर पड़ती है, रेटिना पर, तो उससे एक आवेश बनता है और उस आवेश के अनुसार फिर हमारे मस्तिष्क से उस रंग की अनुभूति होती है। तो प्रकाश की किरणें चुंबक और तरंग दोनों रूप में चलती है। तो ये थोड़ी सी हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में। अब देखो बात यह है कि विद्युत की जो प्रकाश की किरणें हैं ये दोनों तरह से चलती है भाई, चुंबक में भी, तरंग में चलती है और एक कण में भी चलती है। तरंग में चल रही है तो हम इसकी वेवलेंथ जैसे गुण लेते हैं, वेवलेंथ, आवृत्ति और एनर्जी वाली। अगर एक कण के रूप में चलती है तो फिर हम कहते हैं कि ये क्वांटा के रूप में चलती है। क्वांटा, ये ऊर्जा की एक निश्चित पैकेट होते हैं जिनको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है, जिनके पास एक निश्चित ऊर्जा होती है। यदि देखो इसमें यह है कि यदि हम जो क्लोरोफिल है उस हम देखें कि भाई कितना प्रकाश अवशोषित होता है, कितना प्रकाश बचता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल, एक विलयन है, मान लो इसके अंदर हमने चलिए विलयन ले रखा है क्लोरोफिल का, इस तरह से इसमें क्लोरोफिल है और यहां से हम एक लाइट, इनकी विजिबल लाइट दे रहे हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो विजिबल लाइट निकली है इसकी इंटेंसिटी में कुछ अंतर आ गया है, क्योंकि इसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल ने। तो इससे पता चलता है कि भाई क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये प्रकाश किरणों का अवशोषण करते हैं। अब हमारे पास जो पौधे होते हैं, हम बेसिकली बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में, इससे ज्यादा हटकर हम कुछ बात करेंगे नहीं ज्यादा। तो तो प्रकाश के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पादप हैं उनके अंदर 2 प्रकार के क्लोरोफिल बताए थे, क्लोरोफिल ए होता है, एक क्लोरोफिल बी होता है। एक्चुअली जो पौधे होते हैं ये पौधे सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा जीएस का क्वेश्चन है कि पौधे सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट में या रेड तरंगदैर्घ्य पर ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इंडिगो इनमें बिल्कुल नहीं करते हैं, केवल ब्लू और रेड, ठीक है। ये लगभग 700 के आसपास का तरंगदैर्घ्य होता है और ये लगभग 500 के आसपास का या 450 के आसपास का तरंगदैर्घ्य होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश या सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। आपने देखा होगा कि गैस का बर्नर एक ब्लू
लॉ के साथ चलता है। छोटा सा बर्नर होता है लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी रखता है। काफी बड़े जो चीज हम पकाते हैं उसको भी गर्म कर देता है और बहुत जल्दी कर देता है। इसकी तुलना में अगर आप देखें तो लाल प्रकाशन के लाल आग कहीं जल रही है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी एनर्जी इसके अंदर होती है। वेल्डिंग करने वाले को देखो, उसके बाद नीली लौ वाली जो एसिटिक गैस काम में आती है वो नीली लौ के साथ जलती है। तो नीली लौ के अंदर यानी कि नीला जो प्रकाश है उसमें एनर्जी ज्यादा है बजाय लाल प्रकाश के। तो पादपों में नीले प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इसका कारण ये है कि ब्लू लाइट जो है ना उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ज्यादा एनर्जी रखते हैं और वो वापस जब लौटते हैं तो उस एनर्जी को जल्दी से त्याग देते हैं, डीके हो जाती है, नष्ट हो जाती है वो एनर्जी। जबकि रेड प्रकाश के पास एनर्जी कम है तो वो धीरे धीरे से वो एनर्जी देता है। इसलिए लाल प्रकाश में नीले प्रकाश की तुलना में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम देखें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये लगभग 430 नैनोमीटर पर और 662 नैनोमीटर पर सबसे ज्यादा अवशोषण दर्शाता है। और क्लोरोफिल बी जो है ये 455 नैनोमीटर पर और 644 नैनोमीटर पर सबसे ज्यादा अवशोषण दर्शाता है। ये इनकी खासियत है। अगर हम एक ग्राफ खींचें तो इधर ले हम लैम्बडा और इधर हम एब्जॉर्प्शन लें, तो हम पाएंगे यहाँ देखो मान लो हम 390 लेते हैं तो ये 400 देखो 450, ये हमने 500, ये हमने 550, 600, 650 और ये 700 नैनोमीटर। ठीक है। अब इसमें हम देखें भाई, हम कह रहे हैं क्लोरोफिल ए जो है वो 430 नैनोमीटर, तो 430 तो यहीं आ जाएगा और क्लोरोफिल और 462 पर 662 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये चलती है इस तरह से, ये 462 और क्लोरोफिल बी, दिस इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जो है वो 455 पर है, तो वही 455 यहाँ है। और 644 इस तरह से, दिस इज क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये क्लोरोफिल बी है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन दोनों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब इसका जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है
ये हमको गहरी पट्टियों के रूप में दिखाई देगा, यानी कि जब हम तो इस तरह से क्लोरोफिल ए का इस जो काम करने का क्षेत्र है वो ये है, और क्लोरोफिल बी का कार्य करने का क्षेत्र ये है। तो ये हमने थोड़ा सा लाइट के बारे में जानने की कोशिश की, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अणुओं के स्पेक्ट्रम जो है वो देखें। अब देखो बात ये है हल्की सी कि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है उसके चरण, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जो चरण है या स्टेप है वो कौन कौन से? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक भी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ा के दूंगा। तो देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर दो स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, एंड सेकंड जो स्टेप है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूं जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था कि लाइट रिएक्शन हमेशा गिरेना यानी कि थाइलेकोइड में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में। तो देखो लाइट जो रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन के अंदर दो चीजें बनती हैं। एक तो बनती है एटीपी, एक बनता है NADPH2, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन पावर या स्वांगीकारी शक्ति। और इसका उपयोग किया जाता है डार्क रिएक्शन में, और उस जगह पर CO2 का अपचयन होता है, जिससे फिर कार्बोहाइड्रेट या लास्ट में स्टार्च बन जाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बाद में स्टार्च बन जाता है। ठीक है, तो NADPH2 प्लस ATP दोनों का निर्माण लाइट रिएक्शन होगा। और इसके नेक्स्ट चरण है ये, तो ये इस ग्रेना के अंदर होगी, और ग्रेना के बाद ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। NADPH2 और ATP का निर्माण चाहे भले ये रिएक्शन ग्रेना के अंदर हो रही है, लेकिन ATP और NADPH2 को रिलीज किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर। अभी हम देखेंगे आगे। तो ये दो चरण फोटोसिंथेसिस के अंदर पाए जाते हैं। अब है कि कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन पाई जाती है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया पाई जाती है। वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, कुछ प्रमाण है इसके लिए। तो पहला प्रमाण है आंतरायिक प्रकाश का प्रयोग। नंबर 1 इंटरमिटेंट लाइट। लाइट्स एक्सपेरिमेंट, ये क्या कहता है? देखो इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि जब प्रकाश को हम एक निश्चित अंतराल के बाद दें और बंद कर दें। जैसे कुछ समय के लिए हमने लाइट दी 10 सेकंड के लिए, फिर बंद कर दी, फिर लाइट दी, फिर बंद कर दी, फिर लाइट दी, फिर बंद कर दी। और एक होता है कंटिन्यूस, या इसको हम कहते हैं सतत प्रकाश, जिसके अंदर लाइट को लगातार दिया जाता है। तो यहाँ यही है भाई कि इंटरमिटेंट लाइट। देखो एक प्लांट है, इससे मान लो सब पूरे, ये प्लांट है, ये प्लांट है, एक प्लांट ये है, ठीक है। इसको हमने दी कंटिन्यूस लाइट लगातार, इसको हमने दी इंटरमिटेंट लाइट कुछ समय की रोक रोक के अंतराल के बाद। तो देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वारबर्ग।
ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वारबर्ग ने इस प्रयोग को किया था। ठीक है, तो इन्होंने पाया कि जब लगातार प्रकाश दिया जाता है और जब इंटरमिटेंट लाइट यानी कि अंतरायिक प्रकाश दिया जाता है तो दोनों प्रकाश में ज्यादा जो क्वांटम लब्धि है या ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है वो मिलता है हमको इंटरमिटेंट लाइट में, जबकि कंटिन्यूअस में हमको कम मिलता है। इन्होंने ये बताया था। कारण उन्होंने ये दिया था कि कारण इसका ये है कि इंटरमिटेंट लाइट में और कंटिन्यूअस लाइट में दोनों में जब लाइट रिएक्शन होगी तो बनेगी भाई NADP प्लस NADPH2, दोनों में बनेगा, चाहे ये हो और चाहे वो ये हो। यहाँ भी ATP प्लस NADPH2 बनेगा, दोनों में बनेगा। जब दोनों बनता है तो इस जगह पर जो लगातार हम दे रहे हैं इसको प्रकाश, तो इसका अनुमान लगातार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रकाश को थोड़ा रोक रोक के दिया है तो इस जगह पर इसका अनुमान लगातार नहीं होता है। एक बार हुआ जब लाइट दी, जब हुआ और उसके बाद बंद हो गया, फिर लाइट दी तो हुआ, फिर बंद हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस गति से इनका निर्माण होता है उस गति से इनका उपयोग डार्क रिएक्शन में नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ पर जिस गति से ये बन रहे हैं उसी गति से इनका उपयोग डार्क रिएक्शन में कर लिया जाता है, इसलिए इनका तो यहाँ पर संचय हो जाता है और जबकि इसका यहाँ पर संचय नहीं होता है, लगातार पूरा के पूरा यूज होता है। तो इसलिए आंतरिक प्रकाश में हमेशा जो फोटोसिंथेसिस की लब्धि है वो ज्यादा मिलती है। इससे पता चलता है कि एक रिएक्शन तो ऐसी है जो प्रकाश पर डिपेंड करती है, अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया है, और एक रिएक्शन ऐसी है जो प्रकाश के बंद होने के बाद चलती है, जो इनका उपयोग करती है, उसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रकाश पर डिपेंड नहीं होती। ठीक, उसके बाद एक है दूसरा तापमान गुणांक। तापमान गुणांक या इसको हम Q10 से दर्शाते हैं, टेम्परेचर कोशिएंट। देखो मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हम लेते हैं और इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान है A। अब इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री कम या 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री ज्यादा, यानी या तो 15 डिग्री पर या फिर ये 35 डिग्री पर जो अभिक्रिया का मान है वो है B। तो इन दोनों का जो अनुपात है A/B ये कहलाता है Q10। ये क्या कहलाता है Q10, यानी कि एक विशिष्ट ताप पर अभिक्रिया का वेग और उस विशिष्ट ताप से 10 डिग्री कम या 10 डिग्री अधिक ताप पर अभिक्रिया के वेग का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं Q10 या तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोशिएंट। तो इन्होंने बताया था कि ब्लैकमैन है यहाँ पर, तो ब्लैकमैन ने बताया था कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है या भौतिक जो क्रियाएं हैं उनके लिए Q10 के मान लगभग 1 होते हैं, और जो जैविक क्रिया हैं उनके लिए, इनके बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनके लिए इसके मान, इनके Q10 के मान लगभग 2 या 3 होते हैं, 2 या 3 होते हैं। तो देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यदि हम पौधे को पर्याप्त प्रकाश और CO2 तो जैविक क्रिया के लिए इसके मान 2 या 3 होते हैं। तो जब लाइट रिएक्शन होती है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो भौतिक क्रिया है, तो उस समय Q10 के मान 1 के बराबर, और जब रात के समय जब ये बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन रुक जाती है तो उस समय तापमान कम हो जाता है, तो उस समय Q10 के मान 2 या 3 हो जाते हैं।
तो इससे पता चलता है एक रिएक्शन तो ऐसी है जो तापमान पर डिपेंड करती है और एक रिएक्शन ऐसी है जो तापमान पर डिपेंड नहीं करती है। और जो तापमान पर डिपेंड करती है उसको हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं और जो तापमान पर डिपेंड नहीं करती है उसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जिनसे पता चलता है कि प्रकाश से जो फोटोसिंथेसिस है वो दो प्रकार से होता है। अब इसमें आगे पढ़ें तो एक है इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट तो देखो इसमें जो ये रिएक्शन यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है ये एक्चुअली लाइट पर डिपेंड है, प्रकाश पर डिपेंड है। ठीक, जैसे ही प्रकाश पड़ता है इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो इस रिएक्शन में देखो जल का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का अपघटन होता है 4H2O प्रकाश की उपस्थिति में। तो इससे ये 4H प्लस 4OH आयन, उसके बाद 4 जो OH आयन है इनसे फिर बाद में 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ऑक्सीजन है आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन इस जल के मॉलिक्यूल के प्रकाशीय अपघटन से निकलती है। तो इसमें एक चीज है कि प्रकाश क्वांटा के रूप में चलता है, ऊर्जा के निश्चित पैकेट्स या बंडल्स के रूप में चलता है। तो प्रकाश जो है उस प्रकाश के इनके एक क्वांटा प्रकाश के अवशोषण पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं इसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि, एक क्वांटा प्रकाश अगर अवशोषित किया जाता है तो उससे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया दो क्वांटा मानी जाती है। ध्यान रखें, दो क्वांटा मानी जाती है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसे दो क्वांटा की आवश्यकता होती है और एक CO2 मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए इसे यहां आवश्यकता पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन की। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसका मतलब है कि दो क्वांटा चाहिए, तो हमको कुल 8 क्वांटा प्रकाश यहाँ पर चाहिए। तो ये कहो कि वही 8 क्वांटा जब प्रकाश चलता है तब एक O2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है 1/8 इक्वल टू 0.125। इसको परसेंटेज में लें तो ये 12.5% आता है। इसका मतलब है कि जो प्रकाश पत्ती पर पड़ रहा है या पौधे पर पड़ रहा है उसमें से केवल 12.5% प्रकाश का ही यूज हो रहा है, बाकी सारा प्रकाश एनवायरमेंट में जा रहा है। यानी कि ये सिर्फ एंट्रोपी को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की ये 12.5% ही दक्ष होती है, इससे ज्यादा नहीं एफिशिएंट होती है। अब इमर्सन आते हैं। तो रॉबर्ट इमर्सन ने इन्होंने भी दो प्लांट लिए हुए, एक प्लांट ए लिया
एक प्लांट बी लिया, ठीक है। तो एक प्लांट को इन्होंने एक वर्णी प्रकाश यानी कि एक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश दिए, और दूसरे प्लांट को इन्होंने अधिक तरंगदैर्घ्य से साथ साथ ज्यादा वेवलेंथ के साथ साथ कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी दिया। तो देखो एक वर्णी में क्या होता है, जैसे मान लो हम वायलेट से और रेड की तरफ जाते हैं, ठीक है, वायलेट से और रेड की तरफ जाते हैं, तो पता चलता है कि रेड जो प्रकाश है इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो उस जगह पर फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो कम हो जाती है, यानी क्वांटम लब्धि घट जाती है। क्योंकि ये लाल क्षेत्र की ओर होता है इसलिए इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लाल प्रकाश की तरफ जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो लब्धि है या जो क्वांटम लब्धि है उसकी दर में कमी आती है। चूंकि ये लाल प्रकाश की तरफ होता है इसलिए इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। अगर हम इस लाल प्रकाश के साथ एक कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी दें तो फिर क्वांटम यील्ड बढ़ जाती है, और इसे हम कहते हैं इमर्सन का संवर्धी प्रभाव, एनहेंसमेंट इफेक्ट ऑफ इमर्सन ना। भाई रेड प्रकाश हमने देखा कि रेड प्रकाश के अंदर तो ये घटती है, लेकिन जब हम लाल के साथ हम एक छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी दे रहे हैं तो फिर ये बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं संवर्धी प्रभाव या फिर इमर्सन का एनहेंसमेंट इफेक्ट। और बढ़ती कितनी है, बढ़ती इतनी है कि जैसे ए का जो ये है, ठीक है, ए का ये बॉक्स है, बी का मान लीजिए ये बॉक्स है फोटोसिंथेसिस की क्वांटम लब्धि का, तो सी का भाई इतना बड़ा बॉक्स है, यानी कि ए और बी की वृद्धि से भी ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी कर देना तो बी उससे ज्यादा होता है। इससे ये पता चलता है कि दो अलग अलग प्रकाश तंत्र यहाँ पर काम करते हैं। एक प्रकाश तंत्र ज्यादा तरंगदैर्घ्य पर और दूसरा प्रकाश तंत्र कम तरंगदैर्घ्य पर कार्य करता है। तो इन्हें क्रम से हम नाम देते हैं ये फर्स्ट और फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ये नाम दिया जाता है। तो इनको हम यहाँ पर दो वर्णक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रकार। देखो हमने देख लिया कि दो प्रकार की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गई। एक हो गई प्रकाशिक रिएक्शन और एक हो गई अप्रकाशिक रिएक्शन। हमने यहाँ पर देख लिया कि दो प्रकार के तंत्र हो गए, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब देखने के बाद अब हमारे पास सीधा सीधा बचता है कि हम आगे चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की। तो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।